नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, सेल चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग क्लास नंबर 2 डिस्कशन करेंगे। और एनसीईआरटी की हर एक एक लाइन क्लास 1 अगर नहीं देखा है देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक है। और आगे इसी प्रकार की क्लासेस आपको और भी शानदार वे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। बट आपका एक सपोर्ट होना चाहिए, चैनल को शेयर करिएगा। और पूरी वीडियो अगर देखने के बाद अच्छी लगती है तो लाइक, और आप अपना एक कमेंट, चाहे वो जो भी चीज़ें आपने इससे सीखी हो इस वीडियो से या जो कमियां रही है वो जरूर से एक कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये आपका इतना सा टास्क है, इसके लिए आपको 1 मिनट से लेकर 2 मिनट का समय देना पड़ेगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जैसे कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो केवल एनसीईआरटी कर लेने से भी नहीं होगा। दूसरी बात, एनसीईआरटी को करना भी, एक एक लाइन, उसके किस लाइन से क्वेश्चन बनता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हर एक चीज को एक सिस्टमेटिक वे में जो एनसीईआरटी में लिखी गई है, एनसीईआरटी में सिस्टमेटिक वे में चीजें नहीं मिलेगी भाई। देखिए, सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलेगा मतलब क्या है कि क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी वो आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं एनसीईआरटी में, और वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो वो सब चीज को एकदम सिस्टमेटिक वे में मैंने यहाँ पे रख दिया है, खाना परोस करके रखा है भाई। बस आपको खा लेना है, आप इसको डाइजेस्ट कर लीजिएगा, बाकी आपका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी चीजों को जो सेल में आपके एग्जाम में ग्रुप डी से लेकर के बीपीएससी जेपीएससी तक पूछा जाएगा, दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सीजीएल हो, हर एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है ये। तो चलिए, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। तो और बाकी जो हमारे साथ पेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी, लिंक भी मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने सेल के बारे में बहुत सारी चीजें जानकारी ले ली थी। क्या क्या जानकारी ली थी, चलिए एक बार फटाफट हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सेल का थोड़ा सा कंसेप्चुअली मीनिंग हमने समझा कि सेल होता क्या है। फिर सबसे पहले खोज, डेड सेल, लिविंग सेल, कौन से साइंटिस्ट आए, सेल थ्योरी हमने देखा, सिल्डन श्वान के बारे जाना कौन से ईयर में। फिर रुडोल्फ विर्चो साहब आए जिन्होंने बताया कि नई कोशिका का जो फॉर्मेशन होता है पुरानी कोशिका के विभाजन से। फिर हमने विभाजन किया सेल को नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, यानी कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर पे। फिर डेवलपमेंट के आधार पे हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जाना। और इसके बाद 3 टर्म हमने देखे थे, जो हमने देखे क्या क्या। एक तो साइटोप्लाज्म, जो सेल कोशिका के अंदर जो उपस्थित जो फ्लूइड होती है उसको हम कहते हैं। केंद्रक के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित जो फ्लूइड होती है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को जब हम जोड़ देते हैं तो उसी को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये एक क्या है, आपका एक लिविंग फ्लूइड है, ठीक है। और ये जो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दिया गया था किनके द्वारा, पुरकिंजे साहब ने 1839 में। यहां तक चीजें हमने कवर कर लिया। अब मैंने कल आपको ये फिगर दिखाया था, देखिए ये जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है ये है आपका प्लांट सेल, यानी कि जो पादप है, यानी कि वृक्ष, पेड़ पौधे जो है उसकी जो कोशिका का ये आपको फिगर दिखाया गया, इतना बड़ा सा सेल। मैंने बताया था रेत के कण के समान है, जिसको आपकी और मेरी आंखें देख नहीं सकती। इसे देखने के लिए हमें एक बहुत अच्छा हाई रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी की क्या चाहिए भाई, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इतना बड़ा सा दिखाया गया है क्योंकि आप चीजों को पढ़ सके, समझ सके। तो ये प्लांट सेल की एक कोशिका है, मतलब एक छोटी सी जो कोशिका की हम लोग जो बात करते हैं ना उसका फिगर दिखाया गया। समझने की, फील करने की कोशिश करिए भाई। और ये आपका एनिमल सेल की एक कोशिका का ये फिगर दिखाएगा। अब इसमें आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब पहले समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति आप होते हैं तो आपके बॉडी में क्या है, बहुत सारे अंग हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, आंखें हो गई, नाक हो गई, है ना, कान हो गई, मुंह हो गई, पेट हो गई। उसी प्रकार जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के भी क्या होते हैं, अंग होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल, ठीक है। या फिर हम उसे हिंदी में कहते हैं कोशिकांग, कोशिकांग, या उसे हम क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनेल। तो कौन कौन से अंग होते हैं कोशिका के, उसके बारे अब हम लोग स्टडी करेंगे। चाहे प्लांट सेल में हो या फिर एनिमल सेल, इसके भी भाई प्लांट या एनिमल,
उसके तो होंगे ना अंग यार, यानी कि वो कोशिका की तो अंग होंगे, उसमें कुछ आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, चलिए आइए देखिए। हमने आपको सेल का विभाजन करवाया था, सबसे पहले नंबर के आधार पर। एक था आपका यूनिसेल्युलर और एक था आपका मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर में मैंने आपको क्या बताया था, जो एक या फिर सिमिलर टाइप ऑफ सेल, यानी कि एक ही प्रकार की कोशिका से जिसका फॉर्मेशन होता है, और इसमें एक से अधिक मतलब कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होते हैं। और मैंने यहाँ बताया था श्रम का विभाजन, है ना, मैंने बताया था ना डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि हर कोशिका की अपनी अलग अलग कार्य होती है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ईस्ट हो गया, उसके बाद स्लाइडोमोनास हो गया। इसमें आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल। फिर सेल में आपने विभाजित किया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। बिल्कुल सर, प्रो में मैंने बताया था ये बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, यानी नोकिया फोन, और ये था आपका एप्पल फोन, और इसका एग्जाम्पल था आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल। और प्रोकैरियोटिक में जो आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक। और इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी। तो मेन मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो प्लांट सेल अभी आपको मैंने फिगर दिखाया और जो आपको एनिमल सेल दिखाया, ये है क्या भाई, ये आपका एक यूकैरियोटिक सेल है, और साथ के साथ क्या है, ये आपका एक मल्टी सेल्युलर भी है ना, इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक से अधिक प्रकार के कोशिकाएं उपस्थित है। यूकैरियोटिक क्यों है, क्योंकि ये क्या है भाई, एडवांस्ड है, एप्पल फोन है, मतलब इसमें हर एक चीज को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये देखिए इतने में बेसिक से लेके चल रहा हूं ना, कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए भाई कि कौन इसका उदाहरण बताइए बहुकोशिका का, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल का ही उदाहरण है प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब इस प्लांट सेल का हम अध्ययन करेंगे और एनिमल सेल का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर कुछ कोशिकांग होंगे जो यहाँ नहीं होंगे, जो यहाँ होंगे वहां यहाँ नहीं होंगे, तो पूरे दोनों को हम लोग समझ करके चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए अब। तो अब सबसे पहले इस फिगर को फिर से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आ जाइए, इसको मैं अपने से ही ड्रॉ करूंगा और तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, फिर उस फिगर में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो हम सबसे पहले अभी आपको कोशिका का एक फिगर बना रहे हैं, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। ये मैंने आपको एक कोशिका का फिगर बनाया, ठीक, और इसके अंदर क्या है भाई, लिक्विड फ्लूइड भरे होंगे, है ना, लिक्विड फ्लूइड भरे होंगे कोशिका के अंदर। तो इसको हमने क्या नाम बताया था, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर में क्या होंगे भाई, सेल के अंग होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, गोल्जी बॉडी होंगे, उसके बाद न्यूक्लियोलस होंगे। ठीक है ना, ऐसे सारे अंग उसके उपस्थित, जैसे आंख नाक कान है ना इंसान के, वैसे ही सेल के हैं। तो इस कोशिका का जो सबसे बाहरी लेयर है, इसको मैं कह रहा हूं सेल वाल। ठीक है, क्या है ये, सेल वाल है, ध्यान से समझिएगा। और इस सेल वाल के अंदर एक और परत है, ध्यान से समझिए, एक और परत है जिसको हम क्या कर रहे हैं, इसका हमने नाम दिया है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, यानी इसको हम कहेंगे क्या भाई, सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम कहेंगे सेल वाल। यानी कि ये हो गया कोशिका भित्ति और ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली। कोई बड़ी चीजें नहीं है भाई, बिल्कुल। तो देखिए, जिस कोशिका का सबसे बाहरी आउटर सेल में देखा गया क्या, सेल वाल होता है, यानी कि 1800, मैंने सेल थ्योरी में बताया था, 1838 में सिल्डन साहब ने, जो एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट की कोशिका का जब अध्ययन किया था तो उन्होंने ही बताया था कि जो प्लांट की जो कोशिका का जो सबसे बाहरी लेयर है वो क्या होती है, सेल वाल होती है। और फिर 1839 में स्वान साहब ने जो अध्ययन किया था, जो एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल के ऊपर अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि जो सेल की जो सबसे बाहरी परत होती है जंतु की, वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब इसका मतलब ये है कि ये आपका एक प्लांट का सेल है और ये आपका एनिमल सेल है और ये आपका प्लांट का एक कोशिका है। तो प्लांट के कोशिका में सेल वाल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, लेकिन एनिमल की कोशिका में सेल वाल नहीं होता है। समझ में आया, ये मेन अपना एक पहले माइंड में सेटअप करिए, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत आसान नहीं है ये दोस्त। देखिए चीजें आप जितना आसान रूप से पढ़े, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप बीपीएससी, आप सीडीएस एनडीए का पेपर देंगे ना, तो वहां का साइंस है, तो फिर ग्रुप डी का क्वेश्चन आपको हल्का लगने लगेगा। अब एसएससी सीजीएल का पेपर दीजिएगा तो ग्रुप डी का पेपर साइंस बहुत अच्छा पूछता है, वहां पे एलपी में अच्छा पूछते हैं। अब समझिएगा कुछ अच्छे से। अभी आपने इतना समझ लिया सर, आपने कितना समझ लिया अभी तक,
आपने ये समझ लिया कि सर जो प्लांट सेल होता है ना और जो एनिमल सेल होता है, एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इसकी जो सबसे बाहरी जो लेयर होती है या बाहरी जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। ठीक है। और एनिमल सेल और एनिमल सेल जो है यानी कि जो जंतु कोशिका का जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं सर, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कोशिका झिल्ली, और इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइएगा पहले। बिल्कुल समझ में आई। इसका मतलब क्या कि एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है सर, सेल वाल नहीं होता है। सेल वाल क्या होता है, नहीं होता। अच्छा, प्लांट सेल में क्या सेल मेम्ब्रेन होता है, बताइएगा तो जरा। तो बिल्कुल होता। अभी मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन होता। और इस फिगर को भी ध्यान से देखिएगा तो देखिए सबसे बाहर वाला जो ग्रीन कलर का लेयर क्या हो गया, सेल वाल, और उसके अंदर का ये जो यहाँ पे ये जो लेयर देख रही है क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। तो दोनों देखिए उपस्थिति है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप प्लांट सेल के फिगर, एनिमल सेल के फिगर को देखिएगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन। कहां है मेरे दोस्त, सेल मेम्ब्रेन। तो ये रहा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो बाहरी लेयर है। चलिए अब आइए इसको समझिएगा। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा चीजों को समझाना चाहता हूं, देखिएगा ध्यानपूर्वक से। ये आपका क्या है भाई, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपने घर के चारों तरफ बाउंड्री कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका गार्ड साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, गार्ड साहब बैठे हुए हैं। अब समझिएगा, देखिए ये बाउंड्री क्या कर रहा है भाई, ये बाउंड्री आपको बता रहा है। ये बाउंड्री आप घर के बाहर क्यों देते हैं कि भाई इतना तक मेरा जमीन है, यानी कि एक सुरक्षा अपने घर को आपने प्रोवाइड कर लिया है ना। अपने घर को आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, सुरक्षा प्रोवाइड कर दिया। यानी ये जो आपकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री से सबसे पहले आपने क्या मतलब कि फिक्स कर लिया कि भाई इतने दूर तक मेरा जमीन है, कोई इसके अंदर आकर के ना तो कोई एक दीवार खड़ा कर सकता है, ना कोई एक पेड़ पौधा मेरे बिना अनुमति के नहीं कुछ कर सकते। यानी कि अपना क्या क्या आपने पहले सुरक्षा देखा। यानी ये बाउंड्री क्या कर रहा, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा। ठीक है सर। अच्छा, कोई जैसे चाहेगा घुसना उसने तो क्या आसानी से कोई घुस सकता नहीं, एक प्रकार से ये भी सुरक्षा का कार्य कर रहा। बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ पे जो बैठे हुए हैं गार्ड साहब, अब आपके घर में भाई कुछ रिलेटिव, देखिएगा दो व्यक्ति आएंगे, एक तो होंगे आपके रिलेटिव आएंगे और एक कोई अनजान सा व्यक्ति आ रहा होगा। कोई आपका फाइल आया होगा, कोई आपका डॉक्यूमेंट आया होगा, पोस्टमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ आपने मंगवाया भी हो सकता है, स्विगी से, जोमेटो से, आपने कहीं से भी, अमेजोन वगैरह कहीं से भी मंगाया होगा। तो कोई एक सेलर भी हो सकता है, आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गेटमैन क्या करेगा, समझिएगा कि ये जो आपके रिलेटिव है उनको भाई अंदर घुसने दे दिया घर के अंदर, यानी कि रिलेटिव आराम से अंदर घर में घुस गया, ठीक है। लेकिन ये सेलर जो है आपका, ये सेलर यहीं पे यहीं रुक जाएगा। क्या ये सेलर अंदर जा पाया, नहीं जा पाया, इस बाउंड्री के अंदर चला गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाउंड्री के अंदर चला गया। लेकिन क्या इस घर के अंदर ये सेलर जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये, अब यहां से अब आप सेल में आ जाइए, यानी क्या कि ये जो आपका बाउंड्री है ये है आपका सेल वाल, ठीक है। क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो आपका गार्ड साहब जो है ना, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अभी इस सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ेंगे तब मैं इसको यहां से कोरिलेट करवा दूंगा, ठीक। देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, कुछ चीजों को अंदर जाने देता है। कोशिका में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो यही सेल मेम्ब्रेन से होता है। और कुछ पदार्थ जैसे कि वेस्ट पदार्थ जो सेल के अंदर होता है उसको बाहर निकालना होता है। सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है तो वो अपने अंदर लेता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर और बाहर। बाकी कुछ जैसे कि अनवांटेड मटेरियल हो चुका है या कोई डस्ट पार्टिकल, उसको अंदर नहीं आने दे रहा। यानी कि ये क्या है, एक गार्ड की तरह काम कर रहा ना, कि सेलर को तो अंदर नहीं आने दे रहा जो हानिकारक है इस घर के लिए। भाई अनजान व्यक्ति को कैसे कोई आने दे दे, लेकिन रिलेटिव को आने दे रहा क्योंकि ये तो भाई हमारे जान पहचान के। इसीलिए गार्ड आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। और बाउंड्री जैसे सुरक्षा प्रदान करती है, उसी प्रकार कोशिका को जो सबसे बाहरी लेयर जो होती है प्लांट के सेल वाल, वो क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए बाउंड्री से सेल वाल को मैंने रिलेट किया। अभी और समझ में आएगा, बने रहिए क्लास में पूरा। चलिए अब आइए पहले सेल वाल की हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले सेल वाल, यानी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सेल वाल कहां उपस्थित होते हैं भाई मेरे, तो सेल वाल केवल और केवल प्लांट सेल में होते हैं। एनिमल सेल में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है, ठीक है सर।
यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यहां तक चीजें समझ में आई है? बिल्कुल आई है सर। प्लांट का जो आउटर लेयर है उसको हम क्या कहेंगे सर? सेल वाल कहेंगे। बाह्य परत को क्या कहेंगे? ये सब पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक से क्वेश्चन है ये। और एनिमल का आउटर लेयर क्या होता है सर? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर तो सेल वाल होता नहीं है। यानी कि जो एनिमल का जो आउटर सेल होगा, यानी वहां पे जो भाई एनिमल सेल जो है ना, उन्होंने बाउंड्री नहीं बना के रखा है। तो भाई एक तो भाई ये चीज यहां से क्लियर कर लीजिए। और प्लांट का जो आप सेल देख रहे हैं यहां पर क्या होगा? बाउंड्री की उपस्थिति होगी, ठीक है। उसके बाद बाउंड्री के बाद आपका गार्ड भी यहाँ पे उपस्थित होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी होता है प्लांट के। मैंने अभी आपको बताया, अभी फिगर भी दिखाया, ठीक है सर। सेल वाल का कार्य क्या है? तो देखिए मैंने बताया ना, बाउंड्री जिस प्रकार से एक सुनिश्चित आपको एक जमीन अलॉट कर दिया कि इतने जमीन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं सर। तो एक या भी जो सेल वाल है इसका कार्य क्या है? या कोशिका वो एक निश्चित आकार प्रदान करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है सेल को। सेम जैसा कि बाउंड्री एक निश्चित आपको इतना जमीन अलोकेट कर दिया और सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है चोर डाकू जानवरों से। तो सेम समझ में आ गया। सेल वाल क्या हो गया सर? बाउंड्री हो गया। तो चलिए यहाँ पे आप इसको याद कैसे रखेंगे, अब आपको समझ में आ रहा है। बाउंड्री से आपको सेल वाल याद हो गया है पूरी तरह से। फंक्शन भी अब आपको याद नहीं करना है, बस बाउंड्री का काम समझ आना है और सेल वाल का काम आप समझ जाएंगे। अब ये जो सेल वाल होती है ये किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। मतलब अभी आप इतना समझिए, क्योंकि मैंने सेल्यूलोज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत डिटेल में न्यूट्रिएंट्स चैप्टर 6 क्लास में खत्म किया है एप्लीकेशन में, और इतने तरीके से, और आपका खुद का भी फीडबैक रहा भाई बहुत शानदार, निकटतम बेसिक से मैंने बताया है। और डेली रूटीन में भी आपको कैसे रहना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें आप भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए केवल पढ़ना, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना नहीं, एटलीस्ट कम से कम मतलब व्यक्तिगत जीवन में हम रिसर्च नहीं करने वाले। एक एग्जाम निकल जाए और अपने जीवन में उसको हम इंप्लीमेंट करके एक अच्छे इंसान बन जाए, बस यही हमारा स्टडी का एक मेन मोटिव होता है। और कुछ समाज के लिए अच्छा भी कर दे तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा भी रहा हूँ भाई। और इतनी मिनिमम फी भी भाई, क्या ही फी है, कुछ भी नहीं है। चलिए, तो सेल वाल जो है प्लांट की, वो किसके बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज में कार्बन उपस्थित होता है। आप ऐसे समझिए कि भाई एक प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। बाकी इसको डिटेल हम लोग आगे करेंगे, धीरे धीरे चीजें आते चली जाएगी। बाकी जो पढ़ना चाहते हैं एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, कंप्लीटेड है सारी चीजें। सेल्यूलोज एक क्या है? देखिए मैंने लिखा भी है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में या पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के भी मैंने बहुत सारे प्रकार बताए थे, मोनोसेक्राइड, डायोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, है ना। तो भाई आपसे ये पूछेगा एग्जाम में कि ये जो आपका सेल्यूलोज है ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, या फिर बाइसेक्राइड है? तो याद रखिएगा ये पॉलीसेक्राइड, यानी कि इसमें जो यूनिट है सेक्राइड की, बहुत सारे सेक्राइड के यूनिट मिल करके बनाया जाता है आपका सेल्यूलोज। बस इतना अभी आप समझ के चलिए। तो सेल वाल यानी कि जो बाउंड्री आपने दिया है, तो देखिए घर की जो आप बाउंड्री देते हैं बहुत अलग अलग तरीके से लोग देते हैं। जैसे किसी ने बांस से घर को घेर दिया है, ठीक है। दूसरा किसी ने दीवार से बाउंड्री दे दिया है लेकिन पिलर नहीं दिया। किसी ने दीवार से दिया लेकिन बीच बीच में भाई यहाँ पे क्या कर दिया? पिलर भी डाल दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से पिलर भी डाल दिया गया। तो भाई बाउंड्री भाई आपने किस प्रकार से बनाया? तो प्लांट का जो बाउंड्री बनता है वो कैसे बनता है? सेल्यूलोज का बनता है। चलिए भाई, सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? तो पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़िए भाई। इसमें वाटर की उपस्थिति कितनी होती है? 0% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। पौधों के द्वारा संश्लेषित पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट है। चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ी बातें मैंने लिख दी। प्लांट जो है सिंथेसिस कैसे? तो देखिए प्लांट में क्या होता है भाई? फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ये सब मैंने बॉटनी चैप्टर में पढ़ाया भी है। तो अच्छा, प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है? प्लांट के किस पार्ट में? तो जो लीफ वाला जो पार्ट है वहीं पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये कोई आपका प्लांट हो गया, ठीक है, मतलब कि पत्ता हो गया ये, तो यहाँ पे क्या होता है भाई? सूर्य के प्रकाश से किरणें आती है और यहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और यहाँ से फूड क्या होता है? ऊपर और नीचे, ठीक है। कौन लेके जाता है? फ्लोएम टिश्यू होता है, वो लेकर के जाता है। फ्लोएम में क्या क्या है भाई? 4 आपके एलिमेंट के नाम याद है कि नहीं? वो सारी चीजें भाई, चलिए खैर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा वीडियो, और मैं अभी आपको रिवाइज भी कराऊंगा वो सारी चीजें भी। तो भाई ये प्रकाश संश्लेषण का फिर खाना बनाया, तो खाना क्या बनाता? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता भाई? कार्बोहाइड्रेट।
मतलब खाना बना क्या रहा भाई कार्बो, और फिर उसको स्टोर कर लेता किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है। सेल्यूलोज भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही। लेकिन देखिए जो सेल्यूलोज होता है ना, वो एक प्रकार से समझिए कि वो एक मतलब कि वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब उससे आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन जो स्टार्च है वो आपको एज ए रिजर्व फूड प्लांट अपने पास रखती है, ठीक है ना। तो इसी के कारण तो भाई वो मतलब कि देखिए वो जो कार्बोहाइड्रेट का जो एक पार्ट मैंने बताया सेल्यूलोज, वो उससे क्या होती है, एनर्जी नहीं मिलती, वो काफी हार्ड होता है, इसलिए सेल वाल उस सेल्यूलोज से बनी हो, तो जो आपका बाउंड्री काफी हार्ड हो। चलिए, तो यहाँ पे वही बात लिखा गया है कि पौधों के द्वारा संश्लेषित यानी बनाया जाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। पौधों के द्वारा उपयोग किया गया पदार्थ जो है ग्लूकोज है। पौधे क्या करते हैं भाई, ग्लूकोज का सेवन करते हैं एज ए फूड मटेरियल। पौधों के द्वारा संचित जो स्टोरेज किया जाता है, क्या स्टोर करते हैं, स्टोरेज फूड क्या होता है, प्लांट का स्टार्च होता है। ये सब आपका क्वेश्चन है। तो अभी आपने क्या समझा भाई, कार्बोहाइड्रेट से जितनी चीजें यहां मैंने आपको बताने की कोशिश की, फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है भाई, ये ग्लूकोज यानी कि कार्बन है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। एज ए फूड वो रिजर्व अपने आप को लेता है, और इस रिजर्व करके किस फॉर्म में रखता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में रख लेता है। और वही कार्बोहाइड्रेट जो काफी मतलब कि समझिए एक प्रकार से डेड हो जाता है, जो बन जाता है आपका सेल्यूलोज, ठीक है। वो सेल्यूलोज से प्लांट क्या करता है, अपना सेल वाल को क्रिएट कर लेता है। चलिए आगे बढ़िए। सेल्यूलोज देखिए मैंने बोला ना, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट सेल। हार्डेस्ट क्यों है भाई, जब कोई चीज डेड हो जाती है, आपने देखा होगा वृक्षों वगैरह के जो आउटर लेयर जो होता है ना, स्क्लेरेनकाइमा याद करिए, है ना, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक जो मैंने आपको बताया था, बस उसी प्रकार से ये सेल्यूलोज भी है। यहाँ पे भी जो कोशिकाएं सेल्यूलोज में होती है वो डेड हो जाती है। तो इसीलिए हार्डेस्ट पार्ट प्लांट का पूछाएगा तो क्या है, वो सेल वाल होता है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। बैक्टीरिया के सेल वाल पूछेगा किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो मतलब क्या हो गया, प्रोटीन, ग्लाइकोन मतलब कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यानी कि जो बैक्टीरिया के सेल वाल में क्या क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यानी उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। तो पूछेगा बैक्टीरिया की सेल वाल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। प्लांट का सेल वाल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। फिर इंसेक्ट और फंजाई दोनों को याद रखिएगा, दोनों का जो सेल वाल, एक तो देखिए इंसेक्ट का काइटिन और इसे बोलेंगे चिटिन, ठीक है, चिटिन की बनी होती है। या कई बार कई जगह आपको मिलेगा दोनों का नाम सेम ही, चिटिन ही, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो मैंने प्रॉपर वे में यहाँ रख दिया यही याद रखिएगा। बाकी एग्जाम में आप देख लीजिएगा ऑप्शन क्या है। तो देखिए सेल वाल होता है समाप्त। सेल वाल में आपने क्या पढ़ा पहले ये बताइए। देखिए सेल वाल में हमने क्या पढ़ा है सर, सेल वाल क्या है, घर का जो बाउंड्री है वैसा ही एक सेल वाल है प्लांट की कोशिका का, जो क्या करता है, एक निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। ये किसकी बनी होती है भाई, पिलर होगा और ईट होगा, यानी सेल्यूलोज की बनी होती है, जो सबसे हार्डेस्ट होता है, वाटर की क्वांटिटी 0 होती है। प्लांट क्या बनाती है भाई, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करती है भाई, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, ग्लूकोज को इंटेक करती है खाने में, और उसको स्टोर करके भी रख लेती है। जैसे कि कभी बारिश हो रहा है, धूप नहीं है और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगी, तो भाई प्लांट को खाना कैसे मिलेगा, तो जो उन्होंने रिजर्व करके रखा है स्टार्च को, उसको फिर कन्वर्ट कर लेती है ग्लूकोज में, और फिर वो क्या करती है, कई दिनों तक अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। और उसी का एक फॉर्म होता है सेल्यूलोज, जो भाई काफी हार्डेस्ट डेड प्लांट सेल होती है, जिससे वो अपना सेल वाल बना लेता है। बैक्टीरिया का सेल वाल किससे बना होता है, तो मैंने अभी बताया पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इंसेक्ट और फंजाई का क्या हो गया, चिटिन और काइटिन। इतना बात आपको सेल वाल से संबंधित सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं। अब मेन जो है थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा डिटेल जो अब हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए अब देखिए सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्लियर है ना, सेल वाल से कोई एक भी चीज आपको कोई भी डाउट है तो बताइए भाई, कोई एक डाउट नहीं है। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है, गार्ड साहब को याद कर लेना। किसको याद कर लेना है, गार्ड जी को याद कर लेना। जो गार्ड होते हैं ना, वो गार्ड आपका सेल मेम्ब्रेन है। तो गार्ड का काम क्या है भाई, चेक करना है कि कौन इस घर के अंदर आ सकता है, कौन घर के अंदर नहीं आ सकता है, यानी क्या है, छानने का काम करता है, फिल्टरेशन का काम करना। कुछ चीजों को अलाउ करेगा, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करेगा, है ना, कुछ चीजों को परमिट देगा, कुछ चीजों को परमिट नहीं देगा कि आप कोशिका के अंदर जाइए। यानी कि यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे होंगे, ये प्लांट का, ये एनिमल सेल मेम्ब्रेन कहाँ होता है भाई, एनिमल सेल मेम्ब्रेन तो होता है दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल में भी। देखिएगा यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो सेल मेम्ब्रेन है, और ये आपका एनिमल में भी है। तो एनिमल का ये एज ए आउटर लेयर काम कर रहा है सेल मेम्ब्रेन। तो ये कुछ चीजों को अंदर आने देगा, कुछ चीजों को अंदर आने नहीं देगा, कुछ चीजों को या बाहर जाने देगा, कुछ चीजों को बाहर जाने नहीं देगा। वैसा जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करने में मदद करेगा, और जो उपयोगी चीज है जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, वाटर हो गया, उसको बाहर जाने नहीं देता, ठीक है। तो अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में चलिए अध्ययन करते हैं।
तो फिल्टरेशन करने का मतलब क्या है, देखिए मैंने बोला ना एक वर्ड की फिल्टरेशन का, छानने का काम। तो चाय छकनी आपने देखा होगा, चाय बनाते तो चाय को छानते जब होंगे तो उसमें क्या होता है भाई, कुछ चीजें भाई छन जाती है और जो चाय पत्ती वगैरह क्या हो जाती है, डस्ट पार्टिकल उसमें ही छन जाता है, रह जाता है ना। उसी प्रकार यहाँ पे आपका यानी कि वो क्या होता है भाई, सेमी परमिएबल होता है, यानी क्या होता है, अर्ध परागम्य, यानी कि कुछ चीजों का अलाव कर रहा है, कुछ चीजों का अलाव नहीं कर रहा। उसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन भी जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका क्वेश्चन बनता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है आपका, सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है आपका, सेमी परमिएबल होता है, यानी क्या होता है, अर्ध परागम्य होता है। ठीक है, अर्ध परागम्य होता है, ये मैंने लिख रखा है नोट्स में भी, परेशान होने वाली बातें नहीं है। चलिए आ जाइए यहाँ पे, ये क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने लिखा है, जो प्लाज्मा झिल्ली है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि कोशिका झिल्ली होती है, क्या होता है, सेल सेमी परमेबल यानी कि अर्ध परागम्य होता है। क्यों अर्ध परागम्य होता है या क्या होता है, ये समझ में आ रहा है ना, कि सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा कोशिका के अंदर, क्योंकि ये सबसे बाहर वाला लेयर है, तो कुछ चीजों का गार्ड साहब है, तो कुछ चीजों का अंदर आने दे रहा, अंदर नहीं आने दे रहा, तो फिल्टरेशन कर रहा है, इसलिए अर्ध परागम्य है। अब क्या चीजें आने देता है, क्या चीजें नहीं आने देता है, सेल के अंदर क्या चीजें आते हैं, अब उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा डिफ्यूजन के बारे में और एक आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये दो प्रोसेस है, उसको पहले समझिए। देखिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से पहले सेल मेम्ब्रेन की जो हमने बात की है, पहले उसका फिगर देखिए, जो अब उसे माइक्रोस्कोप देखने पे वो है एग्जैक्ट कैसा फिगर, देखिए ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपकी कोशिका झिल्ली है, या फिर इसे ही आप प्लाज्मा झिल्ली भी कर देते हैं। ठीक, तो ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही बता के फिगर में दिखा दिया था कि ये आपका सेल वाल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो एग्जैक्ट फिगर आप देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोप से, इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो अब इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसका पूरा अध्ययन करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो आप ब्लू कलर से जो चीजें देख रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, यहाँ से ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, चलिए पहले हम लोग समझते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, फिर हम उसके स्ट्रक्चर को भी अध्ययन करेंगे। देखिए डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको हम विसरण कहते हैं। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। मैंने क्या बोला, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, यानी क्या हो गया भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या इसको बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होना, गैसों का आदान प्रदान। अब ये एक्सचेंज होगा कैसे, जैसे कि हम और आप क्या कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो भाई लेन देन क्या, कौन देगा कौन लेगा, जिसके पास पैसा कम है वो लेगा, जिसके पास पैसा अधिक है वो क्या करेगा भाई, पैसा देगा। उसी प्रकार गैसों का जो आदान प्रदान होगा, किधर से किधर होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होती है। मतलब ये कि जैसे कि दो रीजन मैंने बनाया, एक ये रीजन है और एक ये रीजन है। ठीक है, यहाँ पे CO2 गैस है और यहाँ पर O2 गैस है। अब मान के चलिए कि भाई इस साइड में CO2 की क्या है भाई, क्वांटिटी या फिर कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, और यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है, यहाँ पे बहुत अधिक है CO2 की, और यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पर O2 की कंसंट्रेशन अधिक है और यहाँ पर O2 की कंसंट्रेशन कम है। तो कौन किधर से कहाँ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, CO2 इधर कंसंट्रेशन हाई है तो ये इधर से कहाँ जाएगा भाई, इधर जाएगा लो कंसंट्रेशन की ओर। और ऑक्सीजन गैस क्या होगा, इस रीजन में आएगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है कहाँ से कहाँ, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है, और ये आदान प्रदान किधर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे कि प्रेशर ट्रांसफर होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, टेम्परेचर हीट फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, उसी प्रकार गैसों का जो एक्सचेंज होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इसका सेल मेम्ब्रेन में क्या यूज है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए ये रहा आपका यहाँ जो लिखी गई बातें, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज। अब ये आपको प्रोसेस तो समझ में आई है, डिफ्यूजन क्या भाई, एक्सचेंज ऑफ गैस। अब ये सेल के अंदर भी क्या होता है ना, गैसों का एक्सचेंज होता है। अब समझिएगा किस प्रकार से, देखिए ये आपको मैंने कोई एक कोशिका का फिगर बनाया। ठीक है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है। अभी कोशिका को क्या चाहिए, कोशिका को चाहिए O2, कोशिका को क्या चाहिए O2, और ये क्या है भाई, बाहरी इलाका यानी ये वातावरण है, यानी ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में क्या है भाई, CO2 की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है ना, CO2 की मात्रा बहुत अधिक है, एक मिनट सॉरी, CO2 की मात्रा बहुत कहाँ अधिक, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है ना। ठीक है ठीक है, चलिए देखिए समझिए,
हमने ये बोला कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इस इन्वायरमेंट में क्या है भाई, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत अधिक है ना। और इस सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो सेल के अंदर क्या होता है भाई, सेल में क्या होंगे, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी होगा, यानी कि अवशिष्ट पदार्थ होंगे। अवशिष्ट पदार्थ जो यहाँ पे उपस्थित है एज अ CO2 गैस। तो भाई CO2 गैस को क्या करना है, हमको बाहर करना है। सेल को क्या करना है, इस अपशिष्ट पदार्थ को क्या किया जाएगा, एक्सक्रीट किया जाएगा ना भाई। आप मल मूत्र को क्या करते हो, एक अपशिष्ट पदार्थ उसको आप त्याग करते हैं। उसी प्रकार सेल के लिए ये CO2 गैस क्या होता है, एक वेस्ट मटेरियल होता है। तो CO2 को बाहर किया जाएगा, ठीक है, और O2 गैस को क्या किया जाएगा, अंदर इंटेक किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। तो ये गैसों का जो एक्सचेंज हो रहा है इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, इस प्रोसेस को ये आप क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर है भाई। आखिर कोशिका के अंदर में ऑक्सीजन गैस का क्या हो रहा है भाई, आवागमन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन गैस अंदर आ रहा है कोशिका के अंदर। भाई कोशिका को चाहिए ना ऑक्सीजन, क्या विदाउट ऑक्सीजन ये कोशिका क्या लिविंग जीवित रह पाएगी, नहीं। तो ये ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है और अवशिष्ट पदार्थ यानी कि CO2 एक अवशिष्ट पदार्थ है, इसके लिए उसको क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो ये कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है डिफ्यूजन से ऑस्मोसिस, इसलिए मैं यहाँ पे इतना समझा रहा हूँ अच्छे से। बोला ये गया कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल, गैसों का आदान प्रदान किसके बीच, सेलों के बीच में, एज वेल एज इज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्लियर, वही बात जो मैंने अभी आपको हिंदी में इतने देर में बोली, वो एक लाइन में इंग्लिश में लिख दिया गया कि गैसों का आदान प्रदान हो रहा, ऑक्सीजन का सेल के अंदर आ जाना और सेल से जो वेस्ट मटेरियल एज ए गैस CO2 उपस्थित है उसका बाहर चला जाना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस, यही होता है डिफ्यूजन। O2 और CO2 देखिए मैंने लिखा है साफ साफ, एज अ वेस्ट वांट टू स्क्रीट आउट ऑफ द सेल, यानी हिंदी में यही बातें है कि CO2 एक अवशिष्ट पदार्थ की तरह कोशिका के अंदर उपस्थित होती है, जिसको क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। और ये कैसे होगा, कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको बाहर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, देखिएगा समझिएगा, सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, O2 को अंदर आने दे रहा है और CO2 को बाहर कर रहा है, यानी फिल्टरेशन करने का काम कर रहा है। भाई अगर कोई सेलर अंदर घुस गया तो उसको बाहर कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन एक गार्ड की तरह काम करता है, यानी कि सेमी परमिएबल, हर चीज को इंटर नहीं करने देगा, CO2 गैस को अंदर आने नहीं देगा ये, और O2 गैस को ये बाहर जाने भी नहीं देगा। तो ये क्या हो गया, एक सेमी परमिएबल हो गया। क्लियर है भाई, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस समझ में आ गया। अब अगला है ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। अब देखिए सेल को क्या चाहिए भाई, वाटर भी चाहिए। अब सेल के अंदर आपको पता है फ्लूइड है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, साइटोप्लाज्म। अब कभी कभी बहुत अधिक कोशिका के अंदर अगर फ्लूइड हो जाएगा तो उसको बाहर करना भी होगा, अगर कमी है तो उसको अंदर लेना भी होगा, वाटर को लेना होगा। यानी कि भाई वाटर का फ्लो यानी कि वाटर का मूवमेंट, यानी फिर बोल सकते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन होना या फिर वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देना, ये जो प्रोसेस होता है सेल के अंदर, ये कौन सा प्रोसेस, ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। चलिए आइए, यानी डिफ्यूजन मतलब क्या समझे, अपने एक्सचेंज ऑफ गैस कोशिका के अंदर जो हुआ उसको अपने डिफ्यूजन का नाम दिया। और ऑस्मोसिस मतलब क्या हो रहा है कि कोशिका के अंदर जो पानी का या वाटर का जो आदान प्रदान हो रहा है उसे, वो कैसे होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। देखिए यहाँ लिखा गया, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच आर सेलेक्टिवली प्रीम, यानी कि ये कैसे होगा भाई, सेल मेम्ब्रेन। अब वो गार्ड साहब देखेंगे अगर पानी बहुत ज्यादा हो गया भाई, रिलेटिव बहुत ज्यादा आ गया, रूम कम है घर के अंदर, तो कुछ को रिलेटिव को बाहर करेंगे भाई, नहीं तो फिर घर में नुकसान होगी। और अगर घर में रिलेटिव की कमियां हैं और बाहर अगर रिलेटिव लोग बहुत ज्यादा वेट है तो कर रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे। तो सेमी परमिएबल यानी छानने का काम कर रहा है ये गार्ड साहब, यानी कि ये सेमी परमिएबल। क्यों सेमी परमिएबल कह रही है, अब आपको समझ में आ रहा है ना, जो मैंने वहां दिखाया था कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है एक अर्ध पारगम्य होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है भाई, क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है। क्यों होता है समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक फिल्टरेशन को, कुछ चीजों को रोक रहा है और कुछ चीजों को बाहर जाने से रोक रहा है और कुछ चीजों को अंदर आने से रोक रहा है, यानी फिल्टरेशन का काम कर रहा है। और क्या फिल्टरेशन, सेल के अंदर आपने देखा गैसों का और आपने यहाँ देख लिया पानी का। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की गति का परासरण कहा जाता है। गति को ही क्या कहा जाता है, परासरण, यानी कि पानी की गति का अंदर आना या बाहर जाना, इसी को क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। सेल जो है लॉस और गेन वाटर बाय, अच्छा कोशिका को पानी गेन करनी हो, लेनी हो, या फिर पानी को बाहर निकालना हो कोशिका के अंदर से, ठीक है, फ्लूइड जिसको आप कहेंगे, तो वो कैसे होता है, यही ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है।
केवल लिविंग सेल में ही आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस देखने को मिलेगा, ओनली लिविंग सेल, डेड सेल में ये आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, केवल जीवित कोशिका ही परासरण माध्यम से जल को अवशोषित करती है, ना कि मृत कोशिकाएं। अगला पॉइंट देखिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट। देखिए जो प्लांट में आपका जो रूट है, रूट क्या कर रहा है भाई, एब्जॉर्ब करता है वाटर, और जाइलम टिश्यू के थ्रू क्या करता है, वो पूरे प्लांट में वर्टिकली क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट, चाहे वो आपका स्टेम हो, तना हो, चाहे आपका वो ब्रांचेस में, तो हर एक ब्रांच में लीफ तक, फ्रूट तक, फ्लावर तक वाटर को पहुंचाता है कौन भाई, जाइलम पहुंचाता है। और जाइलम पानी कहाँ से ले रहा भाई, जो रूट जो पानी ले रही है भाई मिट्टी से। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ जो रूट होता है ना, वो भी किस प्रकार से, किस प्रोसेस होती है, तो वो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही होता है। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और पॉइंट है जो बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का ये सब लाइन है, देखिएगा, यूनिसेल्युलर जितने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक कोशिकीय जो जलीय जीव है, ठीक है, फ्रेश वाटर में, यानी कि जो जल में, फ्रेश वाटर में जो जीव रहते हैं, एक कोशिकीय जीव अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइडोमोनास, ईस्ट, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। वो मोस्ट जो, और साथ के साथ मोस्टली प्लांट सेल, यानी कि अधिकांश जो प्लांट की जो कोशिका है, वो वाटर को गेन कैसे करते हैं, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के थ्रू ही। तो पूछा जाएगा कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में जो आपका वाटर जो वो गेन करते हैं या वाटर को लॉस करते हैं, वो किस प्रक्रिया से, या प्लांट में वाटर का मूवमेंट जो होता है वो किस प्रक्रिया से, तो वो आपका ऑस्मोसिस प्रक्रिया से ही होता है। ये सब बहुत अच्छा एमसीक्यू है आपके एग्जाम के लिए। प्लांट में, मैक्सिमम प्लांट में जो वाटर की मूवमेंट देखने को मिलती है, किस प्रक्रिया के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही। या फिर जितने भी एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जलीय जीव है, उसमें जो भी आपका वाटर का मूवमेंट होगा, या वाटर को गेन करना या लॉस करना, किस प्रक्रिया के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा ही। ठीक है, यहां तक चीजें। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक टर्म है। अच्छा हाँ, एक चीज को मुझे बताना, देखिए यहाँ मैंने लिखा नहीं वो सारी चीजों को जो मैं अभी बताऊंगा, वो एनसीईआरटी में ला के लिखा गया, लेकिन देखिए चांसेस कम है कि वो आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन अब आ भी जाए तो क्या है, तो उसको मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी गई उसमें, तो वो उतनी कहानी लिखने का कोई मतलब भी नहीं, आपका पेजेस भी बढ़ेगा, प्रिंट आउट भी आपको निकालना होता है, इसीलिए। तो देखिए समझिएगा क्या है नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक ये आपका सेल का फिगर बनाया है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होगा भाई, फ्लूइड उपस्थित होगा, यानी कि ये क्या है आपका फ्लूइड, यानी कि साइटोप्लाज्म इसको कहते हैं। और इधर बाहर में भी वाटर होगा, है कि नहीं भैया, सिंपल सी बात है, बिल्कुल होगा। ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या आपका सेल मेम्ब्रेन है। बाहर इन्वायरमेंट में वाटर हो सकता है कि नहीं है, बिल्कुल वाटर होगा ही होगा सर। तो मान के चलिए पहला हम केस ले रहे हैं, पहला केस हम ऐसा ले रहे हैं कि जो यहाँ इन्वायरमेंट में जो वाटर है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और इसके अंदर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अधिक है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वाटर किधर से किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि सेल से इन्वायरमेंट की तरफ, यानी कि कोशिका सेल क्या करेगा, लॉस करेगा वाटर को, किस डायरेक्शन में, इन्वायरमेंट में, यानी कि इन्वायरमेंट में क्या किया जाएगा, वाटर को लॉस किया जाएगा, किस प्रक्रिया से, ऑस्मोसिस प्रक्रिया से। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर किस डायरेक्शन में या फिर किस और मूव करेगा, तो याद रखिएगा सेल टू इन्वायरमेंट, यानी कि कोशिका से वातावरण की ओर मूव करेगा। पहला क्लियर हुआ कि नहीं भाई, क्या मैंने बोला पहले ये बताइए। हमने आपको ये बताया सर कि एक होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन बहुत अधिक हो जाती है। तो भाई कंसंट्रेशन अधिक है तो वाटर कहाँ जाना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा, है ना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भेजेगा, और ये किस प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, सेल टू इन्वायरमेंट। ठीक है, सेल टू इन्वायरमेंट, ये समझ में आइएगा आप। चलिए अच्छा, अब इस केस में होगा क्या कि देखिए वाटर बाहर जाएगा, सेल, अब सिंपल है, जैसे बलून से आप जब गैस को बाहर निकालते हो तो बलून क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है।
तो सेल से भी क्या पानी बाहर जाला तो सेल भी क्या हो जाएगा आपका श्रिंक कर जाएगा इस केस में। तो पूछेगा किस किस सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक में या फिर आपका हाइपोटोनिक में या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो होता है श्रिंक कर जाता है। तो सेल श्रिंक कब कर जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। क्लियर है भाई। चलिए दूसरा केस लेते हैं अब हम लोग। दूसरा केस क्या है, चलिए सबको हटा लेते हैं पहले हम लोग। चलिए भाई दूसरा केस समझिएगा बढ़िया से। चलिए भाई दूसरा लिख लीजिएगा खुद से भी, मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ वैसे तो। दूसरा केस है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इस केस में क्या होता है कि इन्वायरमेंट में वाटर की मात्रा बहुत अधिक होती है और सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम होती है, तो पानी चाहिए सेल को। तो इस केस में इन्वायरमेंट टू सेल के अंदर पानी आता है। कैसे आएगा, कौन सा प्रोसेस में, तो भाई ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो इस केस में पानी किधर से किधर आता है भाई, इन्वायरमेंट से कोशिका के अंदर आता है। अब भाई बलून में आप गैस भरिएगा तो क्या होगा भाई, स्वेल करेगा, फूलेगा। तो इस केस में जो कोशिका है वो क्या हो जाएगी, स्वेल अप कर जाएगा, ठीक है, यानी कि फूल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं भाई, ये बताइएगा। तीसरा केस आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, यहाँ पर भी वाटर की क्वांटिटी ठीक ठाक है, यहाँ भी वाटर की क्वांटिटी ठीक ठाक है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे समझिए कि ना के बराबर में पानी का ट्रांसफर हो रहा है, या हो भी रहा तो इक्वली हो रहा, और होगा तो कैसे होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो इस केस को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक में आप बताइए किधर से किधर मिलेगा, तो इसमें सीधा लिखिए नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। और साइज क्या रहेगा भाई, सेम साइज ही रहेगा, ठीक है, सेल का साइज क्या रहेगा, सेम साइज रहेगा। अब हम इसको रिकॉल करवा रहे हैं। देखिए हमने बताया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर वाटर की मात्रा बहुत अधिक हो जाने के कारण सेल टू इन्वायरमेंट वाटर का ट्रांसफर होता है। इस वाटर कंसंट्रेशन हाई हो जाने के कारण सेल के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और पानी बाहर कोशिका से निकलेगा तो श्रिंक क्या होगा, कोशिका क्या होगा, चिपकेगा, यानी कि श्रिंक कर जाएगा। चलिए ये सब पॉइंट क्लियर है, सेल टू इन्वायरमेंट श्रिंक कर जाएगा। नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि कोशिका के अंदर पानी की कमियां हो जाती है और बाहर अधिक होने के कारण पानी अंदर आता है, यानी कि यहाँ कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, इन्वायरमेंट से आपका सेल के अंदर होगा, और अंदर आ रहा है तो ये स्वेलअप कर जाएगा, फूल जाएगा। और एक होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ठीक ठाक है जितना होना चाहिए, तो कोई भी मूवमेंट यहाँ नहीं होता है, साइज सेम होती है। बस इतना बात आपको बताना था। अब आ जाइए एक पॉइंट और मुझे बताना है दोस्त, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन है। हाँ ये प्रोसेस को समझिए, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। ये कोई ऊपर चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, या फिर कोई मैं साइंस रॉकेट वाला चीज में ताबड़तोड़ वाला काम नहीं कर रहा हूँ, इसरो डीआरडीओ वाला भाई, एकदम बेसिक चीज है एनसीईआरटी की, ये सारी चीजें बस ठेठ भाषा में समझ लीजिए इसको। प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है पहले इसको समझिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा क्वेश्चन, इसको पढ़िए कि यहाँ पे क्या लिखा गया। देखिए यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस में क्या लिखा है, जब एक जीवित पौधे, भाई सिंपल सी बात है, जीवित पौधे में ही, जीवित कोशिका में ही ऑस्मोसिस प्रोसेस देखने को मिलता है। हाँ जी हाँ, जीवित पौधे की कोशिका जो है प्रसारण के माध्यम से, यानी कि ऑस्मोसिस के माध्यम से पानी को क्या करती है, खोती है। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, यानी कि ये आपका सेल के अंदर से पानी बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे अधिक था, यानी कि इसको हम क्या कहते थे भाई, याद करिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जा रहा था भाई, श्रिंक कर जा रहा था कोशिका। अब समझिएगा, देखिएगा, समझिए। तो इस कोशिका के अंदर, अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ, तो पानी खोती है तो कोशिका की सामग्री, कोशिका की सामग्री मतलब समझ रहे हैं, कोशिका के अंदर जो भी कंटेंट है, उसके जो अंग है, ठीक है, या कोई गैसेस है, कोई मटेरियल है, फूड वगैरह बना के रखा है कोशिका ने, वो कोशिका की जो सामग्री है कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है। क्या होती है भाई, दूर। अब ये प्लांट का अगर आप देखेंगे तो इसके पास क्या, एक सेल वाल होगा। तो ये जो पानी के बाहर जाने के कारण क्या हो रहा है, इसके अंदर जो मटेरियल क्या होता है वो, क्योंकि भाई पानी बाहर जा रहा है तो ये सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने के कारण जितने भी, सिकुड़ने मतलब चिपक जाना, तो जितने भी मटेरियल आपस में चिपक जाएगा, ये कोशिका भित्ति से इसकी दूरी नहीं हो जाएगी। अब ऐसे समझिए, नहीं समझे कोई बात नहीं, देखिए समझिए अच्छे से। जैसे कि सबसे पहले ये हो गया आपका सेल वाल, यानी बाउंड्री हो गया, और ये आपका, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, और अंदर आपका बहुत सारे कुछ भी मटेरियल वगैरह होगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी पानी बाहर जा रहा है, बाहर जाने के कारण क्या होगा, ये सब सिकुड़ जाएगा। जो यहाँ देख रहे इतना गैप है, अब ये सब आप पास पास में आ जाएंगे, ठीक है, देखिएगा सब पास पास में आ जाएंगे, यानी कि ये जो सेल वाल से इसकी जो दूरी देखिए अधिक नहीं हो गई है।
तो वही इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। देखिए वही बात लिखा गया, सामग्री कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये किस में मिलेगा भाई, प्लांट में मिलेगा। पहली बात तो ये भी याद रखेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि भाई प्लांट में सेल वाल होता है, ठीक है ना। प्लांट में ये जो मैंने बताया ये क्या आपका सेल वाल है, सेल वाल प्लांट में होता है। क्लियर हो गया भाई, यहां तक सब चीज समझ में आ गया। चलिए, मैंने पहले ही कहा था भाई, बहुत तगड़े तगड़े चीजें आपको मिलेंगी सीखने के लिए साइंस में आपको, जो आपने कहीं पर भी बहुत दिनों से डिजिटल बोर्ड में आपने एकदम पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ा होगा, किताबें छापने वालों के साथ भी पढ़ा होगा, लेकिन जो यहाँ पे आपको दूंगा भाई। चलिए खैर, चलिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत हद तक अब आप लायक हो चुके हैं, अब सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। देखिए सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या है गार्ड साहब। चलिए भाई, ये आपका प्लांट में भी मिलेगा और एनिमल में भी मिलेगा, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। ये किसका बना होता है, जिस प्रकार से बाउंड्री आपने बनाया था सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्या था भाई, कार्बन, उसमें सेल्यूलोज में क्या उपस्थित होती है, कार्बन उपस्थित होती है। कार्बोहाइड्रेट का ही एक उसको बोलिए तो घटक है, जैसा कि वो डेड घटक है, डेड कंपोनेंट होता है, इसलिए हार्ड होता है। तो उसी प्रकार जो गार्ड है, वो गार्ड को आपने कौन सा ड्रेस पहना दिया, फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड का, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब ये फॉस्फोलिपिड पे अब हम लोग पूरा रिसर्च कर लेते हैं, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर को मुझे आपको बतलाना है। या फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध परागम्य होता है। ये तो आप खूबी सब समझ गए हैं कि अर्ध परागम्य हम इसको क्यों बोल रहे हैं। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस में आपने जाना कि डिफ्यूजन में गैसों का आदान प्रदान, जो गैसें नीड है उसको आने देगा, नहीं जाने देगा, इसलिए सेमी परमिएबल है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा या एक्सक्रीशन किया जाएगा। बहुत सारी चीजें आपने इसके अंदर फिर देखा ऑस्मोसिस में भी। यहां तक चीजें क्लियर है भाई। अब ये फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या है, आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। फॉस्फोलिपिड मतलब क्या है नहीं है, इसको समझिएगा। देखिए चलिए, इस फिगर को पहले देखिए ध्यानपूर्वक। सेल मेम्ब्रेन जो आप पढ़ रहे हैं, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। देखिए ये जो फॉस्फोलिपिड है, इसकी जब आप संरचना देखेंगे तो आपको इस प्रकार से संरचना देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार से आपको इसकी संरचना देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो फॉस्फोलिपिड है, इसके दो भाग मिलेंगे। इस ऊपर वाले भाग को आप कहते हैं हेड, ठीक है, ये वाला भाग हो गया आपका हेड, और इसका नीचे वाला भाग हो गया आपका टेल। यानी आपने फॉस्फोलिपिड में क्या देखा, दो भाग देखा, यानी इसकी संरचना में दो भाग देखा। इस भाग को आपने कहा हेड और इस भाग को आपने क्या कहा, टेल। तो देखिए ये जो टेल है ये आपका क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है आपका, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, ये जल से नफरत करता है। ये जल से क्या करता है मेरे दोस्त, ये जल से नफरत करता है। और ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी ये जल से मोहब्बत करता है, यानी ये जल से प्यार करता है, यानी जल से इसको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो हेड वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये आपका हाइड्रोफिलिक हो गया, यानी जल से मोहब्बत करने, जल को चाहने वाला। और टेल जो है आपका ये हो गया हाइड्रोफिलिक, यानी ये जल से नफरत करता है। ये आखिर क्या है सर, देखिए ये जो अभी आप पढ़ रहे थे ना प्लांट का या एनिमल का, ये प्लांट का अगर बनाया तो ये सेल वाल था, और इसके बाद ये क्या था आपका सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है यही फॉस्फोलिपिड का बना होता है। यानी कि अगर ये आप एनिमल का देख लीजिए तो यही क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है, यानी गार्ड साहब जो है, ठीक है। और ये गार्ड साहब जो बने हैं भाई फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, यानी कि ये इस प्रकार से बने होते हैं। तो एक चीज को आप समझिए, इसके अंदर क्या है भाई, फ्लूइड है कि नहीं भाई, इसके अंदर क्या है, ये फ्लूइड है। और इसके बाहर भी फ्लूइड होगा, वाटर होगा ना इन्वायरमेंट में, बिल्कुल होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो फॉस्फोलिपिड का बना होता है ये सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इस प्रकार से ऐसे होंगे, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का तो यही स्ट्रक्चर होता है। तो भाई देखिए ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, तो ये पानी को चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो पानी से नफरत करता है और इधर पानी है, तो भाई इसको तो ये संरचना को तोड़ देगा। यानी ये जो संरचना देख रहा है ये ऊपर चला जाएगा, हेड बाहर, क्योंकि टेल तो छोड़ देगा ना, क्योंकि वो पानी को चाहता ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर नहीं, इसका जस्ट उल्टा फिगर बना दीजिए, इस प्रकार से ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए। तो ये तो पानी को चाहता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ अंदर में भी तो फिर सेल के अंदर पानी है, तो फिर से संरचना टूट जाएगी, टूटेगी नहीं टूटेगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, अब इसका हम दोहरा लेयर बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड का अब हम दोहरा लेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अब देखिएगा, फॉस्फोलिपिड का हम क्या करेंगे, दो लेयर बना लेंगे। देखिएगा हेड टेल दोनों का हमने बनाया इस प्रकार से। फॉस्फोलिपिड का अब हम दो लेयर बना रहे हैं, ये देखिएगा
समझिए ध्यानपूर्वक से। अब क्या होगा, अब ये संरचना स्टेबल हो जाएगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, जो सेल मेम्ब्रेन की जो बात होती है आप पढ़ते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है बाय लेयर होता है, यानी कि द्वि लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन में। वो क्यों होता है अब आप देख लीजिए, एक आपका ये लेयर हो गया और दूसरा ये लेयर हो गया। यह दोनों लेयर किसका बना होता है भाई? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है सर? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। अब यहाँ पे समझिए इस प्रकार से, अब ये कैसे स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा देखिएगा। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए पहले इसको और भी हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये हो गया दोस्त, ये ठीक है। ये अब आपका, अब इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है पूरा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ मैंने नहीं बनाया, इस प्रकार यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, इस प्रकार से ऐसे सेल मेम्ब्रेन इस प्रकार से होंगे, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? एक मैं आपको बना दे रहा हूँ वैसे, यहाँ ये नहीं होगा, ठीक है। कोई नहीं, थोड़ा सा समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत तकलीफ होगी नहीं भविष्य में, बायोलॉजी में ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन का आपको लेयर है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अब ऐसे समझिएगा, ठीक है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर भाई क्या है, चलिए ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। वैसे यहाँ पर भी आपको होगा ऐसे, एक मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए, ज़्यादा नहीं, एक मिनट भाई। चलिए भाई, चलिए ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ नहीं आएगा ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, चलिए अब देखिएगा मजा भाई। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऊपर में भी आप चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे, इतना तो आप समझ। तो अंदर भाई क्या है, सेल के अंग होंगे और पानी होगा, ठीक है। अब ये पानी है तो देखिए इन दोनों के साथ कोई दिक्कत है क्या, कि ये तो हेड वाला पार्ट है, हेड प्यार करता है, लव करता है, जल को चाहता है, और इधर भी बाहर भी पानी है वातावरण में भी, तो ये भी आपका हेड ही है। यहाँ पे भी देखिए हेड है, यहाँ भी हेड है, तो कोई दिक्कत अब नहीं है। समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर? अब आइए इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए यहाँ जब आप देखेंगे तो वही चीज़ आपको मिलेगा। देखिए ये आपका टेल हो गया और ये हेड हो गया, ठीक है। ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी वही फिगर जो वहाँ मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है। यहाँ पे देखते चलिए, ऐसा ऐसा है ना, ये रहा, देखिए। तो ये दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी परत होती है, दोहरी लेयर होती है आपकी किसमें, ये में सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने ये जो फिगर बना लिया भाई, तो अब यहाँ पे तो पानी, अब पानी मैंने बताया ना, सेल को पानी भी चाहिए होगा, या सेल के अंदर का पानी अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बाहर करना होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से। तो भाई अगर अब यहाँ से कैसे पानी आएगा, यहाँ तो बीच में क्या है, टेल है कि नहीं भाई? यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया क्या है, पूरा का पूरा टेल है, दोनों का ये टेल है। पानी ये आने नहीं देगा, तो क्योंकि ये नफरत करता है, पानी आएगा तो फिर ये क्या चाहेगा, भागना चाहेगा तो संरचना टूट जाएगी, सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी, तो फिर दिक्कत है। तो अब इसके लिए क्या होता है, पानी कैसे जाए सेल के अंदर या सेल से बाहर कैसे आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक चैनल बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से चैनल बना हुआ रहता है, प्रोटीन चैनल जिसको कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चैनल बना होता है। अब आइए इस फिगर में देखिए, तो पूछेगा अगर कोशिका के अंदर किस पैसेज के थ्रू, किस चैनल के थ्रू, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन चैनल, इंटीग्रल प्रोटीन, ये सब बहुत डिटेल हो जाएगा फिर, ठीक है। बस इतना चलिए, प्रोटीन की एक पासेज, एक नली बनी होती है जिसके थ्रू क्या होता है, पानी अंदर जाता है। और ये कौन से प्रोसेस में, ये आपका सेल मेम्ब्रेन होके, सेल मेम्ब्रेन से जो पास हो रहा है प्रोटीन चैनल से, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब आइए, ये था आपका स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का। अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें है, देखिए भाई जो चीज़ें हमने बताई है हर चीज़ यहाँ लिख दी गई है, आपने समझ लिया तो फिर अच्छी बात है। अगर लिखने के पीछे परेशान होंगे तो दिक्कत हो, क्योंकि लिखना आपको कुछ नहीं है। फॉस्फोलिपिड की जो संरचना में दो भाग होती है, एक होता है आपका हेड और एक होता है आपका टेल। मैंने बताया हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक यानी जल को चाहने वाला, और टेल जो होता है वो जल को नफरत यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है। तो देखिए वही बात बताया गया कि कोशिका के अंदर क्या द्रव है, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव है, और कोशिका के बाहर भी पानी है। तो फॉस्फोलिपिड की संरचना का टेल वाला जो भाग है हाइड्रोफोबिक है, तो खुद को टिका नहीं पाएगा, तो जिससे क्या होगा भाई, जो स्ट्रक्चर है वो टिक नहीं पाएगी, जिससे संरचना टूट जाएगी। लेकिन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर बना देने से
तब ये क्या हो जाएगी, संरचना टिक जाएगी। देखिए ये यहाँ पे वही आपको दिखाया गया, और नीचे वाटर हो गया, इधर भी वाटर, कोई दिक्कत संरचना में नहीं है। तो ये बात यहाँ लिखी गई है कि कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर होती है, 2 लेयर होती है। क्यों होती है ये आज आप समझ चुके हैं, ठीक है, आज तक रटे हैं, आज आप समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। कोशिका के अंदर पानी को अगर भेजना है तो टेल जो है आप देख रहे हैं, यानी ये जो टेल आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों परत का, टेल क्या करेगा, अंदर आने देगा पानी नहीं, क्योंकि ये तो हाइड्रोफोबिक होता है, अंदर आने देगा नहीं। तो पानी के लिए कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का एक चैनल बना होता है, और ये कौन से प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस, यानी प्रासरण माध्यम के थ्रू क्या होता है भाई, ट्रांसफर होता है अंदर, या फिर बाहर जाएगा पानी, ठीक है। जल कोशिका के अंदर आएगा या फिर जल कोशिका से बाहर आएगा, इसी प्रोटीन चैनल से। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये आपका प्रोटीन चैनल हो गया, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपको प्रोटीन चैनल हो गया। देखिए कोशिका झिल्ली जो है लिपिड की बाई लेयर, यानी कि लिपिड, देखिए फॉस्फोलिपिड आ रहा है, लिपिड मतलब क्या समझ रहे हैं, फैट हो गया, ठीक है ना। तो लिपिड के कितने लेयर होते हैं भाई को सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में, तो लिपिड के द्विपरत होते हैं, यानी कि बाई लेयर होते हैं, जिसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं, उसी से बनी है और प्रोटीन से बनी होती है। यानी कि जो आपकी कोशिका झिल्ली जो है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड के 2 लेयर से, यानी कि फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर से, और साथ के साथ उसमें क्या होता है, प्रोटीन चैनल भी होता है ना, इसलिए मैंने कहा कि ये प्रोटीन से बनी होती है। यानी कि फॉस्फोलिपिड किसका कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि फैट या लिपिड, और साथ के साथ आपका प्रोटीन, प्रोटीन का चैनल भी है ना वो सेल मेम्ब्रेन में, है कि नहीं भाई। देखिएगा इस फिगर को, देखिए ध्यान से, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका प्रोटीन चैनल नहीं हो गया, ये हो गया आपका प्रोटीन चैनल, ये हो गया आपका प्रोटीन चैनल, ये हो गया आपका प्रोटीन चैनल। तो ये आपका क्या हो गया भाई, फॉस्फोलिपिड, यानी कि बाई लेयर ऑफ लिपिड, और ये हो गया आपका प्रोटीन। तो जो आपका ये पूरा सेल मेम्ब्रेन आप जो देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, या फिर सीधा बोलिए फॉस्फोलिपिड। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग नेक्स्ट। देखिए यहां से अब देखिएगा, यहां पे बात को समझिए। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आ रहा है सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, ये साइंटिस्ट है। इन 2 साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि कोशिका झिल्ली यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड के 2 लेयर से बनी होती है। यानी अभी जो आपने पढ़ा फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में, ये बातें किसने बताई, सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड के 2 लेयर से बनी होती है, जिसको आपने फॉस्फोलिपिड का नाम दिया था। और यही सिद्धांत थ्योरी को हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं। 1972 में यह सिद्धांत दिया गया था, डेट के साथ याद रखना, ठीक है। जैसे रुडोल्फ वर्चो ने बताया था, ठीक है, ओमनी सेल्यूला इस सेल्यूला, यानी कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है, 1855 में मिला था। अब सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, तो आपने समझ लिया, सेल सेमी परमिएबल है भाई। तो देखिए यहाँ पर ये एक लाइन मैंने लिखा था यहाँ पे, ये शायद यहाँ पे मैंने वो इमेज नहीं डाला है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इतना तो समझदार अब हो चुके हैं। सेमी परमिएबल होता है सेल में, यानी कि ये क्या करेगा, परमिट करेगा कुछ चीज को अंदर आने के लिए और कुछ चीज को परमिट नहीं करेगा, यानी ये इट अलाउ, इसीलिए तो ये सेमी परमिएबल होता है ना, यानी इट अलाउ और परमिट, यानी ये अलाउ करेगा या परमिट देगा कुछ को एंट्री करने के लिए सेल के अंदर, और कुछ को एंट्री नहीं करने के लिए, या कुछ को बाहर करने के लिए, यही इसका मेन काम होता है, ठीक है। और थोड़ी अब और देखा जाए तो एक प्रकार से गार्ड सुरक्षा भी प्रदान ही कर रहा है कि नहीं भाई, तो निश्चित आकार ये सब भी प्रदान करना हो गया। अब ये देखिए प्लांट सेल का जो सबसे बाहरी लेयर है ये क्या हो गया, सेल वाल, और एनिमल सेल का अगर देखा जाए तो सबसे बाहरी लेयर क्या हो गया आपका, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और इसका ये भी सेल मेम्ब्रेन होता है प्लांट में। अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य है, अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए, पूरी चीजें क्लियर है भाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज किया जाए या कल किया जाए भाई, कल के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। जो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।